हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब लोग का एक बार फिर से मेरे इमेज बेस्ड एमसीक्यू सेशन में स्वागत है। चलिए फिर अपने एमसीक्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस पिक्चर शो A is valvular stenosis, B is cardiac calcification, C is bullae in the lungs and D is pneumothorax। अब ये जो इमेज है उसको ध्यान से देखो और ये बताओ कि जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी जो डिजीज है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बुले इन द लंग्स। अब आप बोलोगे कि ये बुले क्या बला है, तो जो बुले है वो बेसिकली ब्लिस्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे लंग्स की बात होती है जो कि एयर को कंटेन करता है, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लिस्टर बनेगा वो बनेगा एयर का। अब आप ये वाली जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लार्ज पॉकेट जैसा बन रहा हुआ है और यहाँ पे बीच में ये कंटेन कर रहा है एयर को। और जो बुले है लंग्स का वो क्या होता है कि किस वजह से एक्चुअली बनता है कि जो एल्वियोलस होती है उसकी जो वॉल है या जो उसके पैरेन्काइमा टिश्यू है वो ब्रेक डाउन होके वो डिस्ट्रॉय होके एक लार्ज पॉकेट बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं बुले इन द लंग्स, और वो कंटेन करता है एयर को। हमने जो एमसीक्यू पढ़ा उसके जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी भी इमेजेस एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन था वो था वेल्वुलर स्टेनोसिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एरो भी पॉइंट हो रहे हैं। अब ये स्टेनोसिस का मतलब समझते हैं। जो स्टेनोसिस है उसका मतलब होता है नैरोइंग। अब यहाँ पे वेल्वुलर है मतलब कि जो हार्ट के वेल्व्स हैं उनकी नैरोइंग होना शुरू हो जाएगा, तो उस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ पे रुक जाता है, मतलब कि ब्लड फ्लो वहां पे अच्छे से नहीं हो पाता है। और एक जगह के जो वेल्व है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो हार्ट का वेल्व है उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो गया है। तो दैट्स मीन यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट हो रहा है, मतलब कि वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्वेलिंग है वो आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये जो इमेज है वो है वेल्वुलर स्टेनोसिस की। अब जो सेकंड इमेज है वो है कार्डियक कैल्सिफिकेशन की। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो एरो है वो शो हो रहा है, और जो एरो पॉइंट है वो है एक छोटे से एक सर्कल की तरफ जो कि व्हाइट कलर का है। अब ये क्या चीज है, ये है प्लाक। अब इसी को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अब ये जो प्लाक है वो बना हुआ होता है फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल का, और ये भी बेसिकली जो ब्लड फ्लो है उसको ही रोकता है। अब जो थर्ड इमेज है वो है बुले इन द लंग्स। अब हमने पहले भी बुले को समझा है तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो जो बुलेई है उसका मतलब होता है कि एक एयर पॉकेट डेवलप हो जाती है, क्योंकि जो एल्वियोलस लेयर है या फिर जो एल्वियोलस पैरेन्काइमा टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर मिलके क्या बनाते हैं, एयर पॉकेट, जिसको हम कहते हैं बुलेई इन द लंग्स। अब जो फोर्थ इमेज है वो है न्यूमोथोरेक्स की। अभी न्यूमोथोरेक्स का क्या मतलब है कि जो अंदर का जो एयर है वो बाहर चला जाएगा, और बाहर कहाँ पे जाएगा, प्लूरल सैक में, या फिर जो स्पेस होता है जो लंग्स लेयर होती है उनके बीच में। और उस वजह से वो जो बाहर का जो प्रेशर है वो काउंटर कर लेता है अंदर वाले प्रेशर को। तो उस वजह से जो लंग्स है वो हमारा कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स कंडीशन। Second question is, the image shown below illustrate which of the following: A is mid-astral shift, B is pulmonary edema, C is bilateral pneumonia, D is metastatic lung cancer। तो ये जो इमेज है इसमें से कौन सा जो डिजीज है वो शो हो रही है। तो राइट ऑप्शन है पल्मोनरी एडिमा। इसमें बेसिकली जो फ्लूइड है वो भर जाता है लंग्स में, और इसी वजह से इस कंडीशन को हम वेट लंग कंडीशन भी कहते हैं। सेकंड एमसीक्यू का जो पहला ऑप्शन था वो था मिड एस्टर्नल शिफ्ट। तो जो मिड एस्टर्नल शिफ्ट है उसमें क्या होता है, जो मिड एस्टर्नल स्ट्रक्चर है उनकी डेविएशन हो जाती है एक साइड को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एरो भी बनाए गए हैं। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड को जो मिड एस्टर्नल स्ट्रक्चर है उनकी डेविएशन हो गई है। सेकंड ऑप्शन है पल्मोनरी एडिमा। तो जो पल्मोनरी एडिमा है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली जो पल्मोनरी एडिमा है
वो ज्यादातर जो हार्ट है उसकी वजह से होता है। हार्ट में कुछ टॉक्सिन आ गया उसकी वजह से अगर हो रहा है तो हमेशा ही ये बात याद रखो कि जो पल्मोनरी एडिमा है वो फिर नीचे से शुरू होगा और फिर ऊपर को जाएगा। तो अगर इस केस में भी देखा जाए तो नीचे नीचे ज्यादा जो फ्लूइड है वो जमा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये है पल्मोनरी एडिमा। अब बात करें बाइलेटरल निमोनिया की, तो जो बाइलेटरल का मतलब होता है वो होता है दोनों साइड, बोथ साइड के जो लंग्स हैं उनमें फ्लूइड भर जाता है, उनमें निमोनिया हो जाता है, तो वो होता है बाइलेटरल निमोनिया। तो आप दोनों साइड देख सकते हो, दोनों साइड ही निमोनिया हो रखा है। अब आता है मेटास्टैटिक लंग कैंसर। अब देखो जो मेटास्टैटिक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टर्म है। जो कैंसर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, बिनाइन और मेटास्टैटिक। जो बिनाइन होता है वो एक जगह रुका हुआ होता है, पर जो मेटास्टैटिक है वो स्प्रेड हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्लाउड जैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे मेटास्टैटिक लंग कैंसर है। मतलब कि यहाँ पे जो लंग कैंसर हो रखा है वो स्प्रेड होने वाला है। तो ये बहुत ही खतरनाक टर्म है। जब बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जब बहुत ही खतरनाक जो है वो फॉर्म है कैंसर का। थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस कंडीशन। इज एटिलेक्टेसिस, बी इज न्यूमोथोरेक्स, सी इज एम्फाइसीमा एंड डी इज एक्यूट पीई। और जो पी है उसकी फुल फॉर्म होती है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। अब ये जो इमेज है इसमें कौन सी कंडीशन शो हो रही है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज न्यूमोथोरेक्स। तो ये जो इमेज है वो न्यूमोथोरेक्स की है। पहला ऑप्शन था हमारा एटिलेक्टेसिस। यहाँ पे जो इमेज है वो भी एटिलेक्टेसिस की दी गई है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक साइड का जो लोब है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एरो से भी बताया गया है। तो जो लोअर राइट साइड का जो लोब है वो यहाँ पे कोलैप्स करना शुरू हो गया है, तो ये है एटिलेक्टेसिस कंडीशन। सेकंड ऑप्शन न्यूमोथोरेक्स का था और ये न्यूमोथोरेक्स की इमेज है। तो जो न्यूमोथोरेक्स है उसमें क्या होता है कि जो एयर है वो लीक कर जाती है, और कहाँ पे जाती है, जो स्पेस होता है लंग और चेस्ट वॉल के बीच में। तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जो न्यूमोथोरेक्स कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल व्हाइट लाइंस भी बन रही होती हैं जो न्यूमोथोरेक्स है। तो ये है इमेज न्यूमोथोरेक्स की। अब आता है इम्फाइसीमा। तो ये एक डिजीज है जो कि कंप्राइज करती है सीओपीडी को। सीओपीडी का क्या फुल फॉर्म है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि जो एयर सैक है, जो टाइनी एयर सैक है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, टाइनी एयर सैक मतलब कि एल्वियोलाई, टाइनी हमेशा याद रखना। तो जो एल्वियोलाई है उनकी ये डिस्ट्रक्शन कर देता है। अब लास्ट है पल्मोनरी इम्बोलिज्म, दैट इज एक्यूट पीई। तो जो पीई है उसकी फुल फॉर्म होती है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। अब पल्मोनरी इम्बोलिज्म को पहचानने का क्या तरीका है? तो उसमें हैम्पटम हम्प बनता है। अब जो पीई है वो किस वजह से होता है? तो वो होता है ब्लड क्लॉट की वजह से, जो कि फॉर्म हो जाता है आर्टरीज या फिर वेन्स में लंग्स की। तो इतना याद रखना कि जब भी एक्यूट पीई की इमेज आपको शो की जाएगी तो उसमें आपको हैम्पटम हम्प ढूंढ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे है, तो अगर मान लो कि हैम्पटम हम्प आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे जो इमेज है वो जो इमेज होगी वो एक्यूट पीई की होगी। पीई का मतलब पल्मोनरी इम्बोलिज्म। Fourth question is, which of the following condition is shown in this picture? A is lung cancer, B is tension pneumothorax, C is right-sided mid-astronal shift and D is both B and C. तो ये जो इमेज है इसमें कौन सी कंडीशन शो हो रही है? तो राइट ऑप्शन है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है वो न्यूमोथोरेक्स का ही एक एडवांस फॉर्म है जिसमें जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लगता है लंग पर, और उस वजह से जो लंग्स हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली जो इमेज है वो है लंग कैंसर की। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्लाउड्स जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये इनिशियल स्टेज है लंग कैंसर की। तो एक टाइप से बोल भी सकते हैं कि जो ये वाली स्टेज है इस पे जो क्योर है वो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं
अगर मान लो कि कोई एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो जो क्योर है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इस केस में जो कैंसर है वो क्या करता है कि जो एयरवेज होते हैं यहाँ से जो एयर है वो पास आउट होती है या फिर पास इन होती है, वो जो है जो कैंसर है वो ब्लॉक करना शुरू कर देता है उन एयरवेज को। तो उस वजह से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको हम निकाल दें जितना जल्दी हो सके। अब सेकंड इमेज है टेंशन न्यूमोथोरेक्स की। अब जो न्यूमोथोरेक्स है वो अलग टर्म है और जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है वो न्यूमोथोरेक्स का एक एडवांस वर्जन है। तो जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो उस वजह से एक तो इसके तीन जो सिम्टम्स है, जो तीन जो हैं वो चीजें याद रखना कि जो डायफ्राम है वो बन जाता है डिप्रेस्ड हेमी डायफ्राम, और जो लंग्स है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स के केस में। और साथ में जो मिड एक्सटर्नल शिफ्ट है वो होना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। इस केस में राइट साइड हो रहा है क्योंकि जो लंग का जो कोलैप्स हो रहे हैं लंग वो हो रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो इस वजह से जो मिड एक्सटर्नल शिफ्ट है वो राइट साइड को हो रही है। अब जो थर्ड इमेज दी गई है वो दी गई है मिड एक्सटर्नल शिफ्ट की जो कि राइट साइड को है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वो इस तरह से है। जो स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं वो एक तो वो राइट साइड को शिफ्ट हो गया और साथ में जो ये जो मिड एक्सटर्नल लेयर है वो भी राइट साइड को थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। Fifth question is what condition is this? A is pneumonia, B is hemothorax, C is loculated effusion, D is tuberculosis that is TB. तो ये जो इमेज है इसमें कौन सी कंडीशन शो हो रही है? तो राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। ये देखो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो गया है। पहली जो इमेज है वो है निमोनिया की। जो राइट साइड का लंग है वहां पे आप निमोनिया देख सकते हो। अब सेकंड इमेज है हीमोथोरेक्स की। हीमोथोरेक्स वो कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड है वो फिल हो जाता है पैराइटल प्लूरा या फिर पैराइटल स्पेस के बीच में और विस्रल के बीच में। किसके बीच में? पैराइटल स्पेस या फिर विस्रल के बीच में ब्लड फिल हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू ट्रोमा। अब ट्रोमा का क्या मतलब होता है? ट्रोमा का मतलब होता है कि पेशेंट का एक्सीडेंट हो रखा है उस वजह से। थर्ड इमेज है लोकुलेटेड इफ्यूजन की। जो लोकुलेटेड इफ्यूजन है वो इंटेंस प्लूरल इन्फ्लामेशन कॉज करता है। उस वजह से उस एरिया में इम्फाइसीमा, हीमोथोरेक्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये एरो से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे लोकुलेटेड इफ्यूजन हो रखा है। फोर्थ इमेज है ट्यूबरक्लोसिस की। जो राइट अपर लोब है वहां पे आप ट्यूबरक्लोसिस देख सकते हो। Sixth question is this picture can be best described as A is bilateral pleural effusion, D is respiratory distress syndrome, C is tuberculosis and D is metastatic lung cancer. तो ये जो इमेज है उसमें कंडीशन शो हो रही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। तो जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो बेसिकली ज्यादातर एक्चुअली ये न्यूबॉर्न बेबीज में पाया जाता है और बेसिकली इसमें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो हो जाती है बच्चों में। पहली जो इमेज दी गई है वो दी गई है बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन की। अब जो बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन है उसमें जो बायलेटरल टर्म है वो दी जाती है बोथ साइड के लिए। तो यहाँ पे दोनों साइड के जो लंग्स हैं उनमें प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है। तो ये बात हमें एरो से भी बताई गई है। अब सेकंड इमेज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। अब जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर जो आरडीएस है, आरडीएस इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये पाया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में और ज्यादातर प्रीमेच्योर बेबीज में। तो जो प्रीमेच्योर बेबी है उनमें तो जो लंग्स है वो डेवलप नहीं हुआ होता है, उस वजह से वहां पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। और इस सिंड्रोम में बेसिकली जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो बच्चों को आ रही होती है।
अब ये तो हमें पता चल गया कि लंग्स में दिक्कत है, पर लंग्स में कौन से एरिया में दिक्कत है? तो जो एल्बिलोई का जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। अब ये पल्मोनरी सरफेक्टेंट क्या चीज होती है? तो जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट है ये एल्बिलोई के सरफेस पे पाया जाता है, स्पेशली जो एयर लिक्विड इंटरफेस होता है, और इसका काम होता है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना। और जो सरफेक्टेंट है, जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट है, उसको प्रोड्यूस कौन करता है? टाइप 2 एल्बियोलर एपिथेलियल सेल्स। और ये बने हुए होते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के। पर इनको जो प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं वो होते हैं टाइप 2 एल्बियोलर एपिथेलियल सेल्स। थर्ड इमेज है ट्यूबरक्लोसिस की। जो आप राइट अपर लोब है उसमें आप देख भी सकते हो, एरो से भी बताया गया है। तो यहाँ पे जो टीबी है वो डेवलप हो रहा है और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो रहा है। अब जो फोर्थ इमेज है वो है मेटास्टैटिक लंग कैंसर की। तो हम इसको कैसे पहचानते हैं? क्योंकि जो लंग है उसमें क्लाउड जैसा दिखना शुरू हो जाता है, तो वहां पे जो कैंसर है और स्पेशली जो मेटास्टैटिक कैंसर है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। Seventh question is the condition highlighted in this picture begins with A's interstitial pattern in upper lobe, B's calcification and shift of fissures, C's hilar node displacement, and D's decreased vascularity. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज इंटरस्टिशियल पैटर्न इन अपर लोब। तो इस जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि ये जो पिक्चर दी गई है उसमें जो कंडीशन है वो कौन से एरिया में हाईलाइट हो रही है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज इंटरस्टिशियल पैटर्न इन अपर लोब। तो जो अपर लोब का इंटरस्टिशियल पैटर्न है वहां पे जो कंडीशन है वो हाईलाइट हो रही है। फर्स्ट इमेज दी गई है इंटरस्टिशियल पैटर्न इन अपर लोब। अब जो इंटरस्टिशियल पैटर्न होते हैं वो बेसिकली उन पेशेंट में पाए जाते हैं जो कि स्मोक करते हैं या फिर ड्रग को कंज्यूम करते हैं, या फिर उन पेशेंट में पाए जाते हैं जिनका पहले से रेडिएशन ट्रीटमेंट हो रखा होता है, या फिर ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। तो इस केस में या इस पिक्चर में जो अपर लोब है वहां पे इंटरस्टिशियल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड इमेज दी गई है कैल्सिफिकेशन एंड शिफ्ट ऑफ फिशर्स। अब फिशर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। जो फिशर्स हैं, जो लोब्स होती हैं लंग्स की, उनको डिवाइड करने वाले फोल्ड्स होते हैं। अब जो राइट साइड है वहां पे 3 लोब्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 फिशर्स होते हैं। और जो लेफ्ट साइड वाला लंग है वहां पे सिर्फ एक ही फिशर होता है, क्योंकि जो लेफ्ट लंग की जो लोब है वो सिर्फ 2 ही होती हैं। अब इसी वजह से जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसका जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला लंग है वहां पे हार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो उस वजह से जो लेफ्ट वाला लंग है उसका साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू राइट वाला लंग। पर इस इमेज में जो एरो से भी हमें शो किया हुआ है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो रखी है जो राइट लोअर लोब है लंग की, और उस वजह से जो फिशर है उसमें भी शिफ्ट आ गया है। थर्ड इमेज दी गई है हाइलर नोड डिस्प्लेसमेंट की। अब हाइलम को समझो। हाइलम वो पार्ट होता है जो कि लंग और ब्रोंकाई का जंक्शन होता है, और उसमें जो हाइलम होता है उसमें जो वेसल्स होगी, ब्रोंकाई होगी और जो लिम्फ नोड होगी वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो हाइलर नोड डिस्प्लेसमेंट डिजीज है उसमें बेसिकली ये ज्यादातर एक्चुअली होती है हाइलर लिम्फ नोड की वजह से। अब इसमें क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हाइलर लिम्फ नोड है उनकी एक्सटेंशन हो जाती है, वो जो नॉर्मल साइज होता है उनसे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और उस वजह से जो बाकी की डिजीज होती हैं जैसे कि टीवी हो गया या फिर ट्यूमर हो गया या फिर और भी पल्मोनरी जो बीमारियां हैं वो होना शुरू हो जाता है लंग्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और बेसिकली बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड भी भरना शुरू हो जाता है। फोर्थ इमेज दी गई है आपको डिक्रीज वेस्कुलैरिटी की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो कार्डियोथोरेसिक साइज है वो सेम रेशियो का नहीं है। तो जो
लेफ्ट साइड का जो लंग है वो कोलैप्स होना शुरू हो गया, उसमें जो वेस्कुलरिटी है वो डिक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू राइट साइड का लंग। Eighth question is loss of distinction of left heart contour indicates an abnormality of the A is lingula pathology, B is left upper lobe lesion, C is left hilar lymph nodes, D is left lower lobe lesion. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज लिंगुला पैथोलॉजी। पहली जो इमेज है वो है लिंगुलर पैथोलॉजी की। जो लिंगुला टर्म है उसको बेसिकली समझो। हमें ये बात तो पता है कि जो लेफ्ट साइड का जो लंग है उसमें सिर्फ 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। तो जो लिंगुला है वो लेफ्ट सुपीरियर लोब का रीजन होता है जो कि इक्वल होता है जो राइट साइड का मिडिल लोब के। तो जो लिंगुला होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सुपीरियर लिंगुलर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट और सेकंड वन होता है इंफीरियर लिंगुलर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। बेसिकली इतना याद रखो जो लिंगुला होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो पैथोलॉजी है या फिर जो कोलैप्स है वो दिखाई दे रहा है हमें इस वाली इमेज में। और जो सेकंड इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी यहाँ पे जो एरो के साथ दिखाई दे रहा है। सेकंड इमेज दी गई है लेफ्ट अपर लोब लीजन की। तो जो लेफ्ट साइड है उसका जो अपर लोब है यहाँ पे लीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्ड इमेज है लेफ्ट हाइलर लिम्फ नोड की। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एरो से भी शो किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हाइलर लिम्फ नोड है यहाँ पे डिजीज दिखाई दे रही है। फोर्थ इमेज है लेफ्ट लोअर लोब लीजन। तो यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे लीजन दिखाई दे रहा होगा। Thank you so much. I hope you like my video and do subscribe my channel.